Hello students, subscribe for my channel, press the bell icon and never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम क्लास 8 महाराष्ट्र बोर्ड हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इसके क्वेश्चन आंसर्स की मार्किंग करेंगे और आंसर एक्सप्लेन करूंगा मैं। आइए हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक। नंबर 1, पोर्तुगीज डैश फ्रेंच ब्रिटिश पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन ऑफ कैप्चरिंग इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट को कैप्चर करने में इनके साथ कौन था? तो यहाँ पे जवाब है डच। डच जो है वो हॉलैंड के लोगों को कहा जाता है, अभी हॉलैंड जिसे हम नेदरलैंड के नाम से जानते हैं। इसके बाद इन 1802 पेशवा डैश साइन द सब्सिडरी अलायंस विद द ब्रिटिश। 1802 में कौन से पेशवा ने ब्रिटिश के साथ सब्सिडरी अलायंस साइन किया था? तो नाम है बाजीराव टू। थर्ड, फिल इन द ब्लैंक। जमशेदजी टाटा स्टार्टेड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एट टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एस्टेब्लिश्ड इन। जमशेदजी टाटा ने ये इंडस्ट्री कहाँ शुरू की थी? जवाब है जमशेदपुर। चलिए, उसके बाद है एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। नंबर 1, सिविल सर्विसेज, पेज नंबर 11 एंड 12 पे इसका आंसर है। तो आइए पेज नंबर 11 12 पे चलेंगे हम। देखिए यहाँ पर ये जो हाईलाइटेड है, सिविल सर्विसेज बिकेम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया था। ही रेस्ट्रिक्टेड द प्राइवेट ट्रेड कैरीड आउट बाय द कंपनी ऑफिसर्स। यहाँ पे ही जो है ना, ये आप यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवेलिस लिख सकते हैं। यहाँ पे ही की जगह यही लॉर्ड कॉर्नवेलिस के लिए है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा लॉर्ड कॉर्नवेलिस रेस्ट्रिक्टेड द प्राइवेट ट्रेड कैरीड आउट बाय द कंपनी ऑफिसर। कंपनी ऑफिसर जो प्राइवेट ट्रेड करते थे उसको इन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया। एंड फॉर दिस पर्पज ही इंक्रीज देयर सैलरी। और वो प्राइवेट ट्रेड ना करे इसलिए उन्होंने उनकी सैलरी बढ़ा दी ऑफिसर्स की, ताकि वो जो प्राइवेट ट्रेड से प्रॉफिट कमाते थे वो ना करके इनको ज्यादा सैलरी दे दी जाए, ताकि प्राइवेट ट्रेड रुक जाए और ब्रिटिश ट्रेड पे ज्यादा ध्यान दिया जा सके। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के कन्वीनियंस के लिए ही डिवाइडेड द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड टेरिटरीज इनटू डिस्ट्रिक्ट। ब्रिटिश लोगों की जो टेरिटरी थी उसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वॉज द चीफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो चीफ था वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता था। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम उसका होता था। गिविंग जस्टिस, इंसाफ देना उसका काम था। मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, अपने उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ये सब काम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के होते थे। दी ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड थ्रू कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन नोन एज इंडियन सिविल सर्विसेज। और जिन ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता था उनको अपॉइंट करने के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते थे जिसका नाम था आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विस। चलिए आगे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, पेज नंबर 13 पे इसका आंसर है। एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइज हो जाना। देखिए यहाँ पे ये पैराग्राफ पूरा। इनिशियली, शुरू में फूड ग्रेन्स वर कल्टिवेटेड बाय द फार्मर्स। किसान जो होते थे वो खाली फूड ग्रेन उगाते थे, अनाज उगाते थे। इट यूज टू फुलफिल देयर डोमेस्टिक नीड्स एज वेल एज द नीड्स ऑफ द विलेज, जिनसे उनकी घर की जरूरतें और गांव की जरूरतें पूरी होती थी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड गिविंग मोर एनकरेजमेंट टू कैश क्रॉप्स। लेकिन उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? कैश क्रॉप, जिसको नकदी फसल कहते हैं, उसको उगाने पे ज्यादा ध्यान दिया। कैश क्रॉप जैसे कि कॉटन, इंडिगो जिसे हम नील कहते हैं, कलर करने के काम आता है, टोबैको, टी एक्सेट्रा, ये सब उगाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फोर्स किया। द प्रोसेस ऑफ गिविंग स्ट्रेस ऑन कल्टिवेशन ऑफ प्रॉफिट गिविंग कैश क्रॉप इंस्टेड ऑफ फूड ग्रेन इज नोन एज द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। यानी कि जिस प्रोसेस में कैश क्रॉप को उगाने पे ज्यादा प्रेशराइज किया गया और फूड ग्रेन को उगाने से रोक दिया गया, इसे ही कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है यहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, पेज नंबर 12। तो आइए पेज नंबर 12 पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर इंग्लैंड वॉज अ मॉडर्न नेशन। इंग्लैंड एक मॉडर्न देश था। ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने की वजह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्रिवेल्ड। वहां पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है वेयर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। प्राइवेट लोगों के हाथ में प्रोडक्शन पूरा होता है। Hence they inculcated an economic system in India। इसलिए उन्होंने इंडिया में एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम इनकलकेट किया, लागू किया, इंप्लीमेंट किया
विच वॉज कंड्यूसिव टू इकोनॉमिक सिस्टम इन इंग्लैंड, जो इंग्लैंड के इकोनॉमिक सिस्टम के लिए कंड्यूसिव यानी फेवरेबल था, फायदेमंद था। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से ब्रिटिशर गेन इकोनॉमिक बेनिफिट, ब्रिटिश लोगों को इकोनॉमिक फायदा होने लगा, पैसा मिलने लगा, मुनाफा मिलने लगा। बट इंडिया स्टार्टेड फेसिंग इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, लेकिन इंडिया का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, इंडिया की इकोनॉमिक हालत वीक होने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीजन। नंबर 1, फार्मर्स इन इंडिया बिकेम बैंकरप्ट, इंडिया के फार्मर्स सब बैंकरप्ट हो गए। पेज नंबर 12, गिव रीजन है ये। देखिए यहाँ पर, देयर वर अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑफ द न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑन द रूरल लाइफ, गांव की जिंदगी पे ब्रिटिश लोगों का जो नया रेवेन्यू सिस्टम का लॉ था या जो रूल था उसका बहुत बुरा असर पड़ा। फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस, टैक्स देने के लिए इंडियन फार्मर स्टार्टेड सेलिंग द क्रॉप्स एट वॉट एवर प्राइस इट रिसीव, अब बेचारे किसानों को तो टैक्स देना ही पड़ता था हर हाल में, तो इसलिए वो अपनी फसलों को जो भी कीमत आती उसमें वो बेच देते थे। द मर्चेंट्स एंड ब्रोकर स्टार्टेड परचेसिंग देयर गुड्स एट मिनिमम रेट, तो इसमें क्या हो गया, मिडल मैन आ गए, मर्चेंट आ गए, ब्रोकर आ गए, इन लोगों ने सस्ते दामों में किसानों से फसल खरीदना शुरू कर दिया, उनके क्रॉप्स लेना शुरू कर दिया। एट सर्टेन टाइम्स, कभी कभी तो द फार्मर हैड टू मॉर्गेज हिज लैंड टू द मनी लेंडर, फार्मर्स को अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी मनी लेंडर के पास, साहूकारों के पास, फॉर अरेंजमेंट ऑफ मनी टू पे द टैक्सेस, ताकि टैक्स भरने के लिए उनके पास पैसा आए। इन सब वजह से फार्मर्स बिकेम बैंकरप्ट, फार्मर जो है वो कंगाल हो गए, बैंकरप्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, देयर वाज डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इन इंडिया, पेज नंबर 13, इंडिया में जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी, वो डिक्लाइन हो गई। उसके क्या रीजन थे कि उसको इतना डिक्लाइन आ गया, वो इतनी खत्म होने लगी। पेज नंबर 13 पे इसका आंसर है। देखिए ये जो हाईलाइटेड आप देख रहे हैं, द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑब्टेन ह्यूज टैक्सेस ऑन गुड एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड, जो चीजें इंडिया से इंग्लैंड जाती थी उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ज्यादा टैक्स लेती थी। ऑन दी अदर हैंड वेरी लेस टैक्स वॉज इम्पोज्ड ऑन गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड टू इंडिया, लेकिन जो गुड्स इंग्लैंड से इंडिया में इम्पोर्ट होते थे उस पर बहुत कम टैक्स लिया जाता था। ऑल्सो द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड वर मशीन मेड, ऊपर से जो गुड्स इंग्लैंड में बनते थे वो मशीन से बनते थे। एंड हेंस देयर वाज मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट, अब मशीन से चीजें बनती है तो कम खर्चे में ज्यादा चीजें बन जाती थी। टू कम्पीट विथ सच चीप प्रोडक्ट्स वाज डिफिकल्ट फॉर द इंडियन आर्टिसन, इसलिए इंडियन आर्टिसंस के लिए इन सस्ते प्रोडक्ट से कम्पीट करना मुश्किल हो गया था। इवेंचुअली जिसकी वजह से इट लेड टू क्लोजिंग डाउन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज बंद हो गई। एंड मेनी आर्टिसंस बिकेम अनएम्प्लॉयड, और बहुत सारे आर्टिसन बेचारे अनएम्प्लॉयड हो गए, बेरोजगार हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे टेबल है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ये मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर पर्सन और उसके वर्क दिए हुए, कहीं कहीं पे वर्क है, पर्सन का नाम लिखना मैंने लिख दिया है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, सिविल सर्विसेज इनका काम था। पास्ड सती प्रोहिबिशन एक्ट, सती प्रोहिबिशन एक्ट लॉर्ड विलियम बेनेटिक ने या बेंटिक ने जो है वो शुरू किया था। लॉर्ड डेलहाउसी ने विडो रीमैरिज एक्ट और एस्टेब्लिश्ड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये विलियम जोन्स ने किया था। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ इस क्वेश्चन आंसर की मार्किंग और आंसर्स एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये सारे आंसर समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपना बहुत ध्यान रखो। थैंक यू।